हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले अपील एंड रिवीजन। कल अपने किया था एग्जामिशन और एग्जामिशन के साथ मैंने दिया था एक स्पेशल गिफ्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे। एग्जामिशन की नोट्स मैंने वहां पे अपलोड की थी। तो अगर तुमने नहीं डाउनलोड किया तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से जाके डाउनलोड कर लो। और एग्जामिशन वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी, मजा आया ना, कमेंट जरूर करना। आज अपने करने वाले अपील एंड रिवीजन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यू में कभी कभी ये वाला टॉपिक थोड़ा टेस्ट हो जाता है, तो इसको अच्छे से समझते क्या है। बहुत ही ईजी है, पूरा आईडीटी ही ईजी है। एंड आईडीटी कंसाइज बुक अपने यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में है, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। क्वेश्चनियर भी है, वो भी परचेज कर सकते हो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अपील एंड रिवीजन। तो अपील एंड रिवीजन स्टार्ट करने से पहले तीन क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी कौन होती है। एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी कौन होती है? कोई भी ऑथोरिटी जो अपॉइंटेड है टू पास एन ऑर्डर। कोई भी ऑथोरिटी जो अपॉइंटेड है टू पास एन ऑर्डर एक्सेप्ट सीबीआईसी, एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्राइब्यूनल, एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड रिविजनल अथॉरिटी। तो कौन होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? कोई भी अथॉरिटी जो पास कर सकती है ऑर्डर एक्सेप्ट सीबीआईसी, एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एपिलेट ट्राइब्यूनल, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड रिविजनल अथॉरिटी। ये छह नहीं होती है, बाकी सब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। अच्छा, क्या क्या चीज के आप अपील नहीं कर सकते हैं? नो अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्डर। अच्छा, आपने कर रहे 12 डेज का रिवीजन सीरीज आईडीटी का, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना प्लेलिस्ट, अगर उन्होंने नहीं किया और तुमने नहीं किया तो तुम भी प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस एक बार अच्छे से देख लेना। एग्जाम में काफी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। एंड जो अपील एंड रिवीजन है, इसमें बस इतना भी कर लोगे और इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लोगे, हम लोग का भी क्वेश्चन बना लोगे, उतना ही सफिशियंट है फॉर एग्जाम। नो अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या? कमिश्नर ऑर्डर फॉर ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम वन टू अनदर, यानी सिंघम से उठा के केस तलपड़े को दे दिया। सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, कोई पर्सनल मत लेना। अगर केस उठा के सिंघम से तलपड़े को दे दिया तो उसको तुम अपील नहीं कर सकते उस चीज के लिए। ऑर्डर अंडर सेक्शन 80 अंडर सीजीएसटी, यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर अपने इसके बात करेंगे, तो आज दो है, अपील एंड रिवीजन और डिमांड एंड रिकवरी, तो बने रहना वीडियो के साथ। उसमें ये सेक्शन 80 वाला समझ जाओगे क्या है। ऑर्डर ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर सीजीएसटी। तो किस किस ऑर्डर के खिलाफ तुम नहीं जा सकते हो? नो अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्डर। तुम्हारा केस सिंघम से उठा के तलपड़े को दे दिया तो नहीं जा पाओगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए नहीं जा पाओगे, रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए जो ऑर्डर आया उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो। कोई ऑर्डर आया जो सैंक्शन करता प्रोसिक्यूशन अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो उसके खिलाफ तुम नहीं जा सकते हो। ये सब कभी कभी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अलग से लिया हुआ है। क्या एडिशनल एविडेंस तुम प्लेस कर सकते हो क्या बिफोर अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल? तो बोलता है कि ये सेम एज इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स में लर्न कर लेना, वही यहाँ पे लिख देना। दोनों का आंसर सेम है, दो जगह लर्न क्यों करोगे जब एक ही आंसर है? तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी पड़ती है ना सीए फाइनल में। आ जाओ इधर। एडजुडिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, सेक्शन नंबर लर्न करने की कोई नीड नहीं है। ये है अपील, ये है रिव्यू, ये है रिवीजन। ठीक है। अगर तुमको अपील करना है, किसके खिलाफ अपील फाइल करोगे? ऑब्वियसली ऑर्डर के खिलाफ। शो कॉज नोटिस के खिलाफ तो अपील फाइल नहीं करोगे ना, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑर्डर के खिलाफ ही अपील कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर आया, उसके खिलाफ अगर तुमको अपील करना है तो तुमको जीएसटी एपीएल 01 फाइल करना पड़ेगा 3 मंथ्स के अंदर, और कॉन्डोनेशन इसका 1 मंथ में था, यानी 3+1 मंथ के अंदर तुमको जीएसटी एपीएल 01 फाइल करना पड़ेगा। उसके साथ तुमको मैंडेटरी प्री डिपॉजिट देनी पड़ेगी, उसके साथ तुमको मैंडेटरी प्री डिपॉजिट देनी पड़ेगी। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फुल अमाउंट जितना एग्री किया वो तो तुमको देना ही है। उसके साथ 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, यानी कुछ तो ऐसा अमाउंट है जो तुम एग्री करते हो, कुछ है जो तुम नहीं करते हो, तो जो तुम नहीं करते हो उसका तुमको 10% देना है। और ये टोटल जो है ये मैक्सिमम 25 करोड़ हो सकता है। टोटल कितना हो सकता है? मैक्सिमम 25 करोड़। 25 करोड़ से ज्यादा मैंडेटरी प्री डिपॉजिट नहीं है। मैंने बोला एक ऑर्डर आया प्रॉपर ऑफिसर का, उसके खिलाफ तुमको अपील करना है, तुम जीएसटी एपीएल 01 फाइल करोगे 3 महीना के अंदर, और 1 मंथ का कॉन्डोनेशन है 3+1 मंथ के अंदर। उसके साथ तुम एक प्री डिपॉजिट दोगे जिसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन सब कुछ इंक्लूड होगा। जितना तुम एग्री करते हो वो फुल अमाउंट, और जितना नहीं एग्री करते हो उसका 10%, मैक्सिमम 25 करोड़ तक। लेकिन अपील किसको करे? अपील हम लोग करेंगे अपीलेट अथॉरिटी। तो फर्स्ट स्टेज ये है इसका। फर्स्ट स्टेज में अपने कहां आते हैं? फर्स्ट स्टेज में अपने आते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास।
अब जो ऑर्डर आया अपीलेट अथॉरिटी का वो भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी के बाद मैं चला जाऊंगा सेकंड स्टेप में अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। अब मैं अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आया, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास मैं जीएसटी एपीएल 05 जीएसटी एपीएल 05 फाइल करूंगा 3+3 मंथ्स के अंदर। +3 मतलब जो कॉन्डोनेशन ऑफ डील है उसके लिए। तो 3+3 मंथ के अंदर जीएसटी एपीएल 05 फाइल करूंगा अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। यहाँ पे भी कुछ मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है, बिल्कुल है। क्या है, जितना अमाउंट तुम एग्री किए वो तो तुमको फुल देना है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन पूरा देना है। प्लस वहां 10% था, यहाँ पे 20% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। वहां मैक्सिमम 25 करोड़ था, यहाँ मैक्सिमम है 50 करोड़, 50 करोड़ तक का मैंडेटरी प्री डिपॉजिट लग सकता है। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया, वो भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब तुम्हारे पास दो सिनेरियो, अब तुम्हारा केस किसके रिलेटेड है ये देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा केस रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई है तो उसके बाद तुम जाओगे नेशनल ट्राइब्यूनल और रीजनल ट्राइब्यूनल के पास, नेशनल अपीलेट ट्राइब्यूनल या रीजनल ट्राइब्यूनल के पास। अब नेशनल अपीलेट ट्राइब्यूनल और रीजनल ट्राइब्यूनल का भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर हम सीधा चल जाएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट। तुमको भाई सुप्रीम कोर्ट ही बचा पाएगा। अब तुम चले जाओ सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाओगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नेशनल अपीलेट ट्राइब्यूनल और वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट। अब इन ऑल अदर केस, अब तुम्हारा केस ऐसा था जो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो एपीलेट स्टेट या एरिया ट्राइब्यूनल के पास जाओ, एपीलेट स्टेट या एरियल ट्राइब्यूनल के पास जाओ। इसका भी ऑर्डर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा हाई कोर्ट के पास। कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर जीएसटी एपीएल 08 फाइल करूंगा। पर हाई कोर्ट के पास तभी जा पाऊंगा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए कभी भी हाई कोर्ट में नहीं जाते, ये आपने लॉ में पढ़ा होगा। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही आप हाई कोर्ट के पास जाओगे। हाई कोर्ट गए, अब हाई कोर्ट का भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो तुम सुप्रीम कोर्ट पे फिर चले जाओगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो घर बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं होगा उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट अथॉरिटी हो गई यहाँ पे। तो एक ऑर्डर आया प्रॉपर ऑफिसर का, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जीएसटी एपीएल 01 फाइल करेंगे, 3+1 मंथ के अंदर मैंडेटरी प्री डिपॉजिट दे देंगे। जितना एग्री करते हैं वो पूरा, जो नहीं एग्री करते उसका 10% और मैक्सिमम 25 का, उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब इंक्लूड होगा। किसके पास जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी का भी मेरे को पसंद नहीं आया, तो उसके बाद हम लोग चले जाएंगे तुम्हारा अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। जीएसटी एपीएल 05 फाइल करेंगे 3+1 मंथ के अंदर। ठीक है, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट कितना है यहाँ पे, जितना एग्री करते हो वो तो पूरा देना है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस। और जितना नहीं एग्री करते, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका अपने को देना है 20%, मैक्सिमम 50 करोड़ तक का मैंडेटरी प्री डिपॉजिट लगता है। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल का भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर हम देखेंगे मेरा केस क्या चीज का है, प्लेस ऑफ सप्लाई या अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का है तो उसके बाद हम जाएंगे नेशनल अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। अब नेशनल अपीलेट ट्राइब्यूनल का भी नहीं पसंद है तो सीधा चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। अब अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई है तो जाएंगे अपने अपीलेट स्टेट के पास। अपीलेट स्टेट का भी पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट के पास। 180 दिन के अंदर जीएसटी एपीएल 08 और तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी जाएंगे। ठीक है, अब हाई कोर्ट का भी पसंद नहीं आया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट का भी पसंद नहीं आया तो घर जाओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यू की। ये है रिव्यू। एक ऑर्डर आया प्रॉपर ऑफिसर का, और डिपार्टमेंट में जो कमिश्नर है उसने वो जब ऑर्डर उठाया तो उसको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, ये प्रॉपर ऑफिसर ने ठीक से काम नहीं किया। तो वो क्या करेगा, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट लीगैलिटी और प्रोप्राइटरी ऑफ ऑर्डर। अपने को एग्जाम में यही लिखना है, ठीक है, एग्जाम में यही एकदम कॉपी पेस्ट करके आना, तो अभी लर्न कर लो। टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द लीगैलिटी और प्रोप्राइटरी ऑफ एन ऑर्डर, कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन या ऑन रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम कमिश्नर ऑफ SGST एंड UTGST। तो ये कमिश्नर कौन है, ये C वाला कमिश्नर है, CGST वाला। रिव्यू कर सकता है। रिव्यू कितने मंथ के अंदर करेगा, 6+1 मंथ, 6 मंथ और 1 मंथ का कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। जीएसटी एपीएल 03 फाइल करेगा, जीएसटी एपीएल 03 फाइल करेगा। लेकिन रिव्यू किसको करेंगे, अपीलेट अथॉरिटी को। रिव्यू किसको करेंगे, अपीलेट अथॉरिटी को। यानी टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटरी ऑफ एन ऑडिट, कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन और रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम कमिश्नर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या करे, रिव्यू करेगा। रिव्यू करेगा 6+1 मंथ के अंदर। जीएसटी एपीएल 03 फाइल करेगा, 6+1 जीएसटी एपीएल 03 फाइल करेगा। फाइल किसको करेगा, अपीलेट अथॉरिटी को। अब अपीलेट अथॉरिटी जब ऑर्डर पास की तो किसी को भी नहीं पसंद आ सकता है, डिपार्टमेंट या तुम्हारा एसएससी।
अगर किसी को भी नहीं पसंद आया तो वो लोग किसके पास चले जाएंगे, एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास। एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जीएसटी एपीएल 05 फाइल करेंगे, 3+3 मंथ में जाएंगे, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा अगर एसएससी जा रहा है तो, और तुम्हारा प्रॉपर ऑफिसर वाला जा रहा है तो उन लोग को नहीं देना, ये सिर्फ एसएससी के लिए। एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास गए, एपिलेट ट्राइब्यूनल का भी पसंद नहीं आया, फिर देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई या अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो नेशनल एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास चले जाएंगे, और उसका भी नहीं पसंद आया तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। अदर केस है तो स्टेट, एपिलेट स्टेट के पास जाएंगे, एपिलेट स्टेट का भी नहीं पसंद आया तो हाई कोर्ट जाएंगे, एपीएल 08 180 दिन और क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो, और हाई कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं पसंद आया तो घर चले जाएंगे। ये था रिव्यू। इजी है, बहुत इजी है यार। अब आते हैं रिवीजन। रिवीजन में भी एकदम ये सेम लाइन लिख के आना है एग्जाम में, तो यही लर्न कर लेना, ठीक है। एक ऑर्डर आया है प्रॉपर ऑफिसर का जो कि बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी है। एक ऑर्डर है ऑफिसर का जो कि बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी है, और रिविजनल अथॉरिटी या तो ओन मोशन या इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड या रिक्वेस्ट ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। रिविजनल अथॉरिटी ऑन ओन मोशन और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और रिक्वेस्ट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्या करेगा, कॉल करेगा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। ऑन एग्जामिनेशन अगर रिविजनल अथॉरिटी को लगता है कि जो ऑर्डर है वो पास बाय प्रॉपर ऑफिसर विच इज बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी इज एररनेस, इलीगल और इम्प्रॉपर और नॉट कंसिडरिंग मटीरियल फैक्ट, तो क्या हुआ, रिविजनल अथॉरिटी क्या करेगी, कोई भी ऑर्डर जो कि बिलो द, जो ऑफिसर ने पास किया वो बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी है, तो रिविजनल अथॉरिटी ओन मोशन या इन्फॉर्मेशन, उसको कुछ खबर मिली खबरी से, और या तो रिक्वेस्ट आया एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी से, तो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद जब आरए को ऐसा लगेगा कि जो ऑर्डर पास किया गया, किसने पास किया ऑर्डर, हु इज द बिलो ऑफिसर इज बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, उसने जो ऑर्डर पास किया वो एरर है, इलीगल है, और या तो फिर नॉट कंसीडरिंग मटेरियल फैक्ट है, तो वो क्या करेगा, रिवीजन करेगा। रिवीजन के लिए हम लोग कहां जाते हैं, रिवीजन बाय रिविजनल अथॉरिटी, रिवीजन बाय रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है। अब ये रिविजनल अथॉरिटी जब रिवीजन करेगा उसके बाद अगर या तो एसएससी को पसंद नहीं आया या दोनों में से किसी को पसंद नहीं आया, तो जनरली एसएससी को ही नहीं पसंद आने वाला है, तो उस सिनेरियो में वो एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, जीएसटी एपीएल 05 फाइल करेगा 3 मंथ्स के अंदर प्लस 3 मंथ्स के अंदर। अब ये चार्ट तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे को लग रहा है। मैंडेटरी प्री डिपॉजिट देगा, जितना एग्री करते हो वो पूरा, और जितना नहीं एग्री करते हो उसका 20%, मैक्सिमम 50 करोड़ तक। एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास गए, अब तुम्हारा केस प्लेस ऑफ सप्लाई है अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो रिवीजन में भी तुम यहां से फिर यहां आओगे, नेशनल एपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल एपीलेट ट्राइब्यूनल का भी नहीं पसंद आया तो सुप्रीम कोर्ट। अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई है तो एपीलेट स्टेट और एरिया ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ, वो भी नहीं पसंद आया तो 180 दिन जीएसटी एपीएल 08 क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट के पास चले जाओ, हाई कोर्ट का भी नहीं पसंद आया तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं पसंद आया तो घर चले जाओ। हो गया, स्वाहा। चलो आगे बढ़ते हैं, इजी है, डेट्स बस यही लर्न करना है। जीएसटी एपीएल 01 3+1, रिव्यू के लिए 6 मंथ +1 प्लस, जीएसटी एपीएल 03, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट कितना है 10%, मैक्सिमम 25 करोड़, और जो एग्री करते हो वो तो फुल देना ही है। एपीलेट अथॉरिटी, एपीलेट ट्राइब्यूनल के लिए जीएसटी एपीएल 05 3+3, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट जितना एग्री करते हो वो तो देना ही है, जो नहीं करते उसका 20%, मैक्सिमम 50 करोड़। हाई कोर्ट के लिए 180 दिन, जीएसटी एपीएल 08 क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी, स्वाहा। चलो अब बढ़े आगे चलो स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रिविजनल अथॉरिटी कैन नॉट रिवाइज, अब कुछ कुछ ऑर्डर है जो रिवाइज नहीं कर सकते, कौन कौन से। द ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर एपीलेट ट्राइब्यूनल और एपीलेट अथॉरिटी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो ऑर्डर को हम रिवाइज करने वाले वो ऑलरेडी अपील में है, जो ऑलरेडी अपील में है कहीं पे भी किसी भी स्टेट में, या तो एपीलेट अथॉरिटी या तो एपीलेट ट्राइब्यूनल या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, जो ऑलरेडी अपील में चला गया उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो। The period of 6 months from the date of communication of order has not yet expired, or more than 1 month or more than 3 years have expired after passing the order of decision। ठीक है, सिंपल से बात बोलता है कि तुम जो भी ऑर्डर को तुमको रिवाइज करना है, ठीक है, रिविजन में लेना है, वो 6 महीना के बाद 3 साल के पहले, 6 महीना के बाद 3 साल के पहले, ऑर्डर पास होने के 6 महीना बाद ही रिवाइज कर सकते हो, ऑर्डर पास होने के 3 साल पहले तक ही रिवाइज कर सकते हो। तो 6 महीना और 3 साल इसी के बीच में रिवीजन होगा, ना इसके बियॉन्ड ना इसके पहले, सिंपल से यही लिखा है इसमें।
द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट ऑलरेडी अर्लियर स्टेट, एक बार ऑलरेडी उसका रिवीजन हो चुका है तो दोबारा रिवीजन नहीं होगा। द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज इज अ रिविजनल ऑर्डर एट फर्स्ट प्लेस, रिविजनल ऑर्डर का रिवीजन नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट सिमिलर जैसा दिख रहा होगा, हाँ चूंकि सिमिलर जैसा ही है तुमको, लेकिन अलग अलग लिख के आना, मार्क्स चाहिए तो इससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से ऑर्डर रिवाइज नहीं कर सकते? जो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अपील है किसी भी स्टेज में, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, रिविजनल अथॉरिटी, सॉरी क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो नहीं तुम कर सकते हो। कोई ऑर्डर जो ऑलरेडी रिविजनल ऑर्डर है उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो। कोई ऑर्डर है जो एक बार रिवीजन में आ चुका है तो वापस उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो। कोई ऑर्डर है तुम उसको तभी रिवाइज कर सकते हो 6 महीना बाद, 3 साल पहले, यानी 6 महीना से पहले नहीं कर सकते हो, 3 साल बाद रिवाइज नहीं कर सकते हो, यही लिखा है इसमें सिंपल से, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ नोटिस टू अ पर्सन एंड ऑर्डर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी इन केस ऑफ रिवीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। The revisional authority shall serve him a notice in form GST RVN 01, revision है तो RVN 01, and shall give him reasonable opportunity of being heard. Revisional authority issue करेगा एक summary order in form GST APL 04 indicating the final amount of demand confirmed, मतलब अरे रिवीजन में तुम लोगे तो उसको सबसे पहले GST RVN 01, ये फॉर्म नंबर है GST RVN 01, तुमको उसको देना पड़ेगा जिसमें तुम उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दोगे। एंड GST APL 04 विल बी द फाइनल समरी ऑर्डर, जो वो देगा जिसमें वो बताएगा कितना रुपया SSC को पे करना है। अच्छा, एपिलेट ट्राइब्यूनल हैज डिस्क्रिशन कि वो एडमिट भी कर सकता है या रिफ्यूज भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का लेने का मतलब यह है कि कौन कौन सा ऐसा सिनेरियो है जहां पे वो रिफ्यूज कर देगा। तो बस एक ही सिनेरियो जहां पे वो रिफ्यूज करेगा, इट कैन रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील वेयर द टैक्स और ITC, द डिफरेंस इन टैक्स और डिफरेंस इन ITC या अमाउंट ऑफ फाइन, पेनल्टी या फीस जो भी है वो डज नॉट एक्सीड 50,000, 50,000 से कम है तो वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। कंपलसरी नहीं है कि वो रिफ्यूज करेगा या एडमिट होगा ही नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है तो रिफ्यूज हो जाएगा, उसको लगता है तो नहीं रिफ्यूज होगा। तो मैंने क्या बोला, इट कैन रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील, कौन? एपीलेट ट्राइब्यूनल, अगर टैक्स और ITC या डिफरेंस इन टैक्स और ITC या अमाउंट ऑफ फाइन, फीस, पेनल्टी इज लेस देन 50,000, यानी डज नॉट एक्सीड 50,000, यानी 50,000 या उससे कम है, 50,000 या उससे कम है तो वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है, जरूरी नहीं है करेगा पर कर सकता है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, तो क्वेश्चन भी अपने इसमें करने वाले, ठीक है दिख रहा है। इन ऑर्डर डेटेड 28 GHP Private Limited, the Joint Commissioner of CGST has confirmed a CGST demand of 280 crore. The company disputing the entire amount of CGST and want to know कितना प्री डिपॉजिट करना है। हम लोग इंटायर अमाउंट को वो किए हैं, ठीक है, डिस्प्यूट में डाले तो कितना करेंगे, अपने कहाँ जाने वाले, अपने को आए जॉइंट कमिश्नर से, तो अब अपने कहाँ जाएंगे, अपीलेट अथॉरिटी। कितना देंगे, 10%, मैक्सिमम 25 करोड़। तो 10% होता है 28 करोड़, दो 280 करोड़ का 10% होता है 28 करोड़, पर मैक्सिमम कितना, 25 करोड़, तो कितना देंगे, 25 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है इसमें, अज्यूमिंग दैट एपीलेट अथॉरिटी आल्सो कंफर्म द ऑर्डर ऑफ जॉइंट कमिश्नर एंड वांट टू फाइल एन अपील बिफोर एपीलेट ट्राइब्यूनल। अब एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपने को जाना है, ठीक है, तो कितना मैंडेटरी प्री डिपॉजिट करेंगे, 280 करोड़ का 20% और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो 56 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर 50 करोड़, तो इतना मैंडेटरी प्री डिपॉजिट करेंगे। सो दैट्स इट, यहाँ पे अपना खत्म होता है अपील। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया, काफी इजी चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, याद रखना कुछ भी नहीं छोड़ना है। तुमसे नहीं हो रहा तो तुम कम से कम मेरी वीडियो देख के चले जाओ, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो वो करेगा ही करेगा। अब हमने करने जा रहे हैं डिमांड एंड रिकवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी ज्यादा टेस्ट होता है और बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 4B 4C या 3B 3C ऐसे करके इन सारे क्वेश्चन में आता है, और इसकी वजह से आपका ITC, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब हैम्पर हो सकता है। तो डिमांड एंड रिकवरी को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं डिमांड एंड रिकवरी। चलो बने रहना, वीडियो क्लोज मत करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिमांड एंड रिकवरी के साथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस बार हाई चांसेस है इसके आने का, तो इसको अच्छे से समझते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, वैसे पूरा IDT इजी है, अभी तक तो आपको सब कुछ इजी लग रहा होगा, क्योंकि इजी है। चलो ये कंसाइज बुक में जो यूज कर रहा हूँ इसको आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है। एग्जामिशन के नोट्स मैंने शेयर किए थे कल टेलीग्राम पे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं किए हो तो काफी हेल्प हो जाएगी। उस वीडियो के साथ उसको देख लेना एग्जामिशन वाली, तो आपका एग्जामिशन चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डिमांड
एंड रिकवरी। सो डिमांड एंड रिकवरी जो चैप्टर है दैट इज डिवाइडेड इनटू टोटल 5 स्टेप्स, जिसमें जो पांचवा स्टेप है वो तो मिसलेनियस है, तो हटाओ 4 स्टेप्स। स्टेप 1 होता है शो कॉज नोटिस, स्टेप 2 होता है डिमांड ऑर्डर, स्टेप 3 होता है पेमेंट और स्टेप 4 होता है रिकवरी। एक एक करके समझते हैं। देखो, डिपार्टमेंट को जब भी आपसे कुछ पैसे लेने होते हैं ना, तो वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, तुम्हारे घर नहीं आ सकते वसूली करने। वो क्या करेंगे, तुमको डिमांड ऑर्डर भेजेंगे। वो डिमांड ऑर्डर में लिखा होगा क्या टैक्स है, क्या इंटरेस्ट है, क्या पेनल्टी और कितने रुपए तुमको एक्चुअली पे करने हैं डिपार्टमेंट को, तो उसको बोलते हैं डिमांड ऑर्डर। अगर डिमांड ऑर्डर नहीं आया तो वो आपसे पेमेंट वसूल नहीं कर सकते, तो डिमांड ऑर्डर आना बहुत जरूरी है। पर डिमांड ऑर्डर इज स्टेप 2, तो व्हाट इज स्टेप 1? डिमांड ऑर्डर आने से पहले आता है शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। मुझे कारण बताओ कि मैं तुम पे क्यों नहीं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह जो भी आई है वो क्यों नहीं लगाऊं। तुमने फ्रॉड अगर किया है 74 में, तो मैं वो तुम पे जो पेनल्टी लगने वाली वो क्यों नहीं लगाऊं, या 73 में बिना फ्रॉड के किया है तो मैं वो पेनल्टी, इंटरेस्ट, टैक्स क्यों नहीं लगाऊं तुम पे। कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस। तो मैंने क्या बोला, डिमांड ऑर्डर आता है। डिमांड ऑर्डर से पहले शो कॉज नोटिस आता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अब आ जाओ इधर, दिख रहा है? देखो, जो डिमांड ऑर्डर आता है वो 3 साल के अंदर आता है अगर 73 का केस है। अब 73 74 क्या है? देखो, बस 2 ही सेक्शन है जो अपने को लर्न करने हैं। 73 वाला जो सेक्शन है वो बोलता है अदर देन एफएमएस, एंड 74 एफएमएस। एफएमएस तो अब तक समझ ही गया होगे, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट। अगर फ्रॉड करते हो, विलफुल मिसस्टेटमेंट करते हो, सेपरेशन ऑफ फैक्ट करते हो, तो 74 सेक्शन तुम पे लग जाएगा। अगर अदर देन एफएमएस है तो धारा 73 के तहत तुमको बुक किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब फ्रॉड का केस नहीं है, 73 मतलब छोटा मोटा कोई केस है, तो उस केस में 3 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। तो डिमांड ऑर्डर कितना दिन के अंदर आ जाएगा 73 में? छोटे मोटे केस में 3 साल के अंदर। और मैंने क्या बोला था, शो कॉज नोटिस आता है डिमांड ऑर्डर आने से पहले। तो शो कॉज नोटिस आएगा तुम्हारा 3 महीने पहले, 3 महीने पहले आएगा। ठीक है, 2 years 9 month। ठीक है, डिमांड ऑर्डर 73 में 3 साल। अब डिमांड ऑर्डर के पहले शो कॉज नोटिस आता है तो कितना पहले? 3 महीना पहले, यानी 2 years 9 month, सेक्शन 73। अब सेक्शन 74 बेटा तुम कर दियो फ्रॉड। अब फ्रॉड किया हो तो तुम जाओगे पकड़े। अब पकड़े जाओगे तो अपने को चाहिए टाइम स्पैन ज्यादा, क्योंकि तुमने चीजें छुपाई होंगी, अब उनको ढूंढने में भी टाइम लगेगा। 73 में तो ऐसा कुछ था नहीं, 74 में लेकिन तुमने जानबूझ के किया तो तुम उसमें हाइड करोगे तो फाइंड करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा है। यहाँ पे क्या, विद इन 5 years, यानी 74 में 5 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर आ सकता है आपका, यानी आपने कांड किया वहां से 5 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर आ सकता है। अब मैंने क्या बोला था, शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर के पहले आता है। तो यहाँ पे शो कॉज नोटिस कब आता है? अब सिंस तुमने फ्रॉड किया है तो कारण बताने में तुमको और टाइम लगेगा, तो तुमको 6 महीना देते हैं। कारण बताने में तुमको और टाइम लगेगा, तुमको 6 महीना देते हैं, यानी 4 years 6 months। 4 years 6 month के अंदर आएगा शो कॉज नोटिस। अब ये सारे डेट कहां से कैलकुलेट करने? ये सारे डेट तुमको कैलकुलेट करने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज 31 दिसंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से आपको 31 दिसंबर, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर तक आपको एनुअल रिटर्न लगाना है। तो फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और फ्रॉम द डेट ऑफ एररनेस रिफंड। अगर एररनेस रिफंड का केस है तो उस दिन ड्यू डेट वगैरह नहीं देखेंगे, जिस दिन भी किए वहां से 3 साल और 5 साल काउंट करेंगे। सबसे पहले आएगा शो कॉज नोटिस, फिर आएगा डिमांड ऑर्डर। एक 73 का केस, एक 74 का। धारा 73 किसके लिए? अदर देन एफएमएस, और 74 एफएमएस के लिए, फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट। अब 73 छोटा मोटा केस है तो 3 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर आता है, पर शो कॉज नोटिस पहले आता है तो 3 महीना का गैप है उसमें, 2 years 9 month के अंदर शो कॉज नोटिस आ जाएगा। 74 फ्रॉड की हो, खोजने में टाइम लगेगा, तो यहाँ टाइम स्पैन ज्यादा है, कितना? 5 साल। 5 साल के अंदर डिमांड ऑर्डर आएगा। अब शो कॉज नोटिस पहले आता है, अब कारण तुमको बताने, तुमने किया फ्रॉड, गलतियां की हो, 6 महीना लगेगा कारण बताने में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या टाइम है? 4 years 6 months, यानी 6 महीने पहले आपका शो कॉज नोटिस आ जाएगा। और ये सारे डेट कहां से कैलकुलेट करना है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज 31 दिसंबर, एंड और द डेट, और फ्रॉम द डेट ऑफ एररनेस रिफंड। अब ये डेट्स वगैरह तो हो गए, ठीक है, बट ये अकेले तो आएगा नहीं। 73 और 74 जो आएगा अपने साथ टैक्स अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट लेके आएगा, यानी इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लेके आएगा। तो पेनल्टी कितनी लेके आएगा? पेनल्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, पेनल्टी कितनी आएगी?
अगर शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले तुमने टैक्स और इंटरेस्ट तुमने अगर जमा दे दिया, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, पेनल्टी की बात कर रहे, ठीक है। पेनल्टी कितनी आएगी, इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा सेक्शन 50 के तहत। तो टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अगर तुमने जमा कर दिया, 73 के बारे में अभी से पढ़े, अदर देन एफएमएस, यानी फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मल केस है। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, इन दैट सिनेरियो इफ शो कॉज नोटिस आने से पहले सारा जमा कर दिया, तुमको रियलाइज हुआ अरे यार मेरे से तो मिस्टेक हो गई थी, चलो जमा कर देते हैं, शो कॉज नोटिस आने से पहले ही जमा कर दिया, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं। शो कॉज नोटिस आया, उसके 30 डेज के अंदर जमा किया, ठीक है, चलो छोटा मोटा केस था, शो कॉज नोटिस आया पर तुमने जमा कर दिया, रियलाइज करके खुद से रियलाइजेशन किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, चलो जमा कर देते हैं पैसे, तो तुम पैसे जमा करने गए, तो तुमको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, कुछ नहीं, नो पेनल्टी। बट डिमांड ऑर्डर आ गया, अच्छा डिमांड ऑर्डर आया और उसके तुमने 30 दिन के अंदर जमा किया, तो पेनल्टी लग जाएगी यार, डिमांड ऑर्डर आ गया, पेनल्टी तो लेके जाएगा। वो कितनी लेके जाएगा, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। और अगर तुमने 30 दिन के बाद भी जमा किया तो भी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर लगेगा 73 में। का बाइफर्केशन क्यों किया, 74 के लिए बाइफर्केशन किया, 73 के लिए नहीं, आओ बताएंगे अभी पता चलेगा। तो 73 में क्या बोला, शोकॉज नोटिस आने से पहले कर दिया, कोई पेनल्टी नहीं। शोकॉज नोटिस आया 30 डेज के अंदर कर दिया, कोई पेनल्टी नहीं। डिमांड ऑर्डर आया उसके 30 डेज के अंदर किया, तो फिर तुमको पेनल्टी लग जाएगी, कितनी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। अच्छा, अब डिमांड ऑर्डर आया 30 दिन के अंदर भी नहीं किया, 30 दिन के बाद किए, तब क्या करेंगे, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। Before issuance of notice, no penalty. With the interest paid within 30 days of issuance of notice, no penalty. Within 30 days of communication of demand order, 10% of tax or 10,000 whichever is higher. Paid after 30 days of communication of order, तो 10,000 और 10% और 10,000 whichever is higher, 10% किसका, टैक्स अमाउंट का, ये पेनल्टी है। अब फ्रॉड का केस है 74, एफएमएस का केस है। अब अगर एफएमएस का केस है तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होता है 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100, 15, 25, 50, 100। मतलब शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले तुमको लगा कि तुम्हारी बैंड बजने वाली है, तो तुम बोले मैं खुद से जाके जमा कर देता हूँ, तो उस केस में सिर्फ 15% ऑफ टैक्स अमाउंट ही पेनल्टी लगाएंगे, सिर्फ 15% ऑफ टैक्स अमाउंट ही पेनल्टी लगाएंगे। शो कॉज नोटिस आ गया, उसके बाद अगर तुम जाके जमा करते हो 30 डेज के अंदर, तो 25% ऑफ टैक्स, चलो कारण बताने बोले थे, बेचारा डर गया, जमा कर दिया, चलो 25% तुम दे दो, बस 25% ऑफ टैक्स तुम पेनल्टी दे दो। डिमांड ऑर्डर आ गया, उसके 30 दिन के अंदर अगर तुमने जमा किया विद इन 30 डेज डिमांड ऑर्डर के, तो भाई तुम एक काम करो, तुम 50% दो, तुम 50% ऑफ टैक्स एज पेनल्टी दो। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ कि डिमांड ऑर्डर के 30 डेज के बाद जमा करा, इतने ढीठ हो, फ्रॉड भी किया, उसके बाद 30 डेज के बाद जमा करवाया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 100% ऑफ टैक्सेस पेनल्टी देना पड़ेगा तुमको, मजाक चल रहा है यहाँ पे, 100% ऑफ टैक्सेस पेनल्टी दोगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, आ जाओ, बहुत सिंपल है, 74 में 15, 25, 50, 100। शोकॉज नोटिस से पहले 15%, शोकॉज नोटिस के 30 दिन के अंदर 25%, डिमांड ऑर्डर के 30 दिन के अंदर 50%, डिमांड ऑर्डर के बियॉन्ड 30 डेज के बाद, तो उस केस में तुम्हारा 100%, ये है पेनल्टी। तो स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों खत्म। अब आते हैं स्टेप 3 जो कि बात करता है पेमेंट। देखो मैं पेमेंट की बात कर रहा हूं, पेनल्टी की बात नहीं कर रहा हूं। पेमेंट तुमको 3 महीना के अंदर करना, पेनल्टी तो जितनी लगनी थी वो तो लगेगी। डिमांड ऑर्डर आया, वहां से 3 महीना के अंदर पेमेंट कर देना, अगर 3 महीना के अंदर पे नहीं करोगे तो भैया रिकवरी स्टार्ट करवा देंगे, वो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में समझेंगे भैया आओ। तो 3 महीने के अंदर अपने को पे करना फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड ऑर्डर। एंड यहाँ पे अगर तुम कुछ बहुत बड़ा कांड करते हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, तो तुमको इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी मिलेगा। कमिश्नर के पास जाके अप्लाई करोगे, कमिश्नर को लगता है देना चाहिए, तो वो देगा, कितना देगा, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट, इतना ही मैक्सिमम दे सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट के लिए तभी जाना जब 25,000 या उससे ज्यादा का केस हो, 25,000 या उससे ज्यादा का केस हो तभी जाना। और अगर एक भी डिफॉल्ट कर दिया ना, एक भी डिफॉल्ट कर दिया ना, संग संग पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा और रिकवरी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। पेमेंट, पे विद इन 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करो कमिश्नर को, कमिश्नर मे अलाउ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट इज 24 इंस्टॉलमेंट, allowed only if amount involved is 25,000 or more. A single default will cause the installment to cease and the entire outstanding balance will become due on that day. Notice will not be issued. Notice will not be issued. समझे, 3 महीना के अंदर पे नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, 3 महीने के अंदर नहीं पे करने का मेरे को, तुम क्या कर लोगे, बताते क्या कर लेंगे, आओ इधर आओ बताते।
Any amount payable paid by such person within 3 months from the date of service of order. If taxable person fail to do so, recovery proceeding will be initiated. अच्छा, ये मोड ऑफ रिकवरी आपको बुक में बहुत सारा दिखेगा। ये 5 तो अगर तुम लर्न कर लोगे ना, इतना ही सफिशिएंट एग्जाम में, बस इतना भी लिख के आ जाओगे तो सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएगा। पूरा लर्न करने जाओगे तो ये भी भूल जाओगे, तो बस यही लर्न करेंगे। ठीक है, आपसे कैसे रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, घर बार बेच के सब सब कुछ कर सकते हैं। आओ बताते कैसे। रिडक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द अमाउंट बाय टैक्स अथॉरिटी टू सच पर्सन। तुमको डिपार्टमेंट से कुछ पैसा मिलना था तो उसमें से काट लेंगे। रिकवरी बाय वे ऑफ डिटेनिंग और सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन। तुम्हारा कोई भी गुड्स यानी स्टॉक, उसको डिटेन कर देंगे और सेल कर देंगे। रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन, तुम्हारे डेटर से जाके रिकवर कर सकते हैं। डिटेन एंड सीज एनी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कार, घर, कुछ भी ले लेंगे तुम्हारा। और 30 डेज के अंदर, लेने के 30 डेज के बाद भी अगर पे नहीं किया ना तो उसको जाके बेच देंगे। और फिर जो भी उससे पैसा मिलेगा उससे पहले अपना रिकवरी करेंगे, फिर एक्सपेंस देखेंगे और जो कुछ बचा तो तुमको दे देंगे, जो कि बचेगा भी नहीं। द कलेक्टर विल रिकवर सच अमाउंट एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो टोटल 5 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हारे डेटर से वसूल कर सकते हैं। तुम्हारा गुड्स को डिटेन और सीज कर सकते हैं और उसके बाद उसको बेच सकते हैं। तुम्हारे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन और सीज करेंगे और उसको 30 दिन के अंदर, डिटेन और सीज होने के 30 दिन के अंदर भी अगर तुम पे नहीं किया तो उसको जाके बेच देंगे। और क्या कर सकते हैं, कलेक्टर को बोलेंगे वो रिकवर करके एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। और क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर तुमको रुपया मिलने वाला है डिपार्टमेंट से तो उससे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब कर सकते हैं, सोचो। आओ, तो यहाँ अपना स्टेप 4 भी खत्म हो गया। देखा, इजी है, बोला था इजी है, मानते नहीं हो। स्टेप 5 मिसलेनियस पॉइंट। अच्छा, क्या हुआ कि जैसे ही तुम्हारे ऊपर केस स्टार्ट हुआ 73 किसी में भी, और डिपार्टमेंट को ऐसा शक हुआ कि तुम बेटा यहां से निकल लोगे, तुम माल्या हो जाओगे। तो अगर तुम माल्या हो गए, नहीं, तुम रफा दफा हो जाओगे। अगर तुम रफा दफा हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, डिपार्टमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हो जाएगा। तो अगर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू की वजह से हम चाहे तो तुम्हारा प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट अटैच कर लेंगे, जो कि 1 साल तक के लिए कर सकते हैं। प्रोविजनली अटैच कर देंगे 1 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। यानी प्रोविजनल अटैचमेंट अपने कर सकते हो तुम्हारे प्रॉपर्टी और तुम्हारे बैंक अकाउंट को। मतलब अगर हमको प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, तो इन दैट सिनेरियो आई कैन अटैच योर प्रॉपर्टी एज वेल एज योर बैंक अकाउंट। प्रोविजनली अटैच करेंगे 1 साल के अंदर। और गलती से अगर तुम्हारा पेरिशेबल और हैजर्डस नेचर का कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गया, पेरिशेबल या हैजर्डस नेचर का कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गया, तो भैया तुम एक काम करना, जितना भी मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी का वो पे कर देना, या तो जितना भी टैक्स अमाउंट जितना भी अमाउंट तुम्हारा ड्यू है, विच एवर इज लोअर, टोटल जितना भी अमाउंट ड्यू है वो, और या तो मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच अगर पेरिशेबल और हैजर्डस वाला है तो उतना पे करो और अपना गुड्स ले जाओ, नहीं तो बेच देंगे। क्यों बेच देंगे, पेरिशेबल है ना, उसको रख के फायदा नहीं, वो खराब हो जाएगा, गवर्नमेंट के भी काम नहीं आएगा, उसके भी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि यार पैसा दो लेके जाओ और वरना हम इसको बेच देंगे। Where the property attaches of perishable or hazardous nature, amount equivalent to the market price of such property or the amount that is or may be payable by taxable person, whichever is lower. अगर where the taxable person fails to pay the amount referred above, the said property perishable nature की है जो, वो commissioner may dispose such property and the amount realized there will be adjusted against tax, interest, penalty, fees or any other sum payable by taxable person. अटैच हो गया तो मेरे पास कोई राइट नहीं है क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो आएगा उठा के लेके चला जाएगा। थांबा थांबा थांबा, गुस्सा खराब है, थांबा। 7 दिन के अंदर तुम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, 7 दिन के अंदर तुम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। और कमिश्नर को अगर लगेगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है, नहीं भागेगा, तो इन दैट सिनेरियो वो रिलीज कर देगा सेड प्रॉपर्टी को ऑर्डर पास करके, वो रिलीज कर देगा सेड प्रॉपर्टी को ऑर्डर पास करके। तो 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन के अंदर तुम चाहो तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। इसमें लिखा है तुम्हारे डेटर से भी रिकवर कर सकते हो, वही सेम पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि एक प्रॉपर्टी है और तुमने पार्टनरशिप में खरीदी है, प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप में खरीदी है, तुम्हारा 25% इंटरेस्ट है उसमें, तो वो 25% इंटरेस्ट पे भी डिपार्टमेंट अपना हक जता सकता है, यही लिखा है इसमें। ओके, उसके प्रॉफिट वगैरह पे भी डिपार्टमेंट अपना हक जता सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड, होता क्या, तुम्हारे ऊपर केस खुल गया, ठीक है, 74-73 में,
अब तुमको लग रहा है कि प्रॉपर्टी कर देंगे अटैच, तो तुम क्या करोगे, वो प्रॉपर्टी को संग संग बेच दोगे, जैसे केस खुला। तो ये जो तुमने बेचा है, जो तुमने ट्रांसफर किया है, वो वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। अगर तुम्हारा इंटेंशन है डिफ्रॉडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू, अगर तुम्हारा इंटेंशन है टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो इन दैट सिनेरियो उसको वॉइड कर देंगे। वेयर अ पर्सन after any amount has become due from him create a charge on or property or part with the property belonging to him or in possession by way of sale, mortgage, exchange करते हो, तो in that scenario with an intention to defraud the government revenue such charge or transfer shall be void, पर नॉट void। तीन सिनेरियो जब नॉट void होगा, कब, अगर एडुक्वेट कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व है, गुड फेथ में किया गया, विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसिंग ऑफ सच प्रोसीडिंग और विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। एडुक्वेट कंसिडरेशन है, गुड फेथ में किया गया है, या प्रीवियस परमिशन प्रॉपर ऑफिसर का लिया है, तो ये चीज वॉइड नहीं होगी। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इसको अच्छे से समझते, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में काम है, हर नहीं मतलब जिसमें भी इसका इफेक्ट आएगा तो उसमें वो काम आने वाला है। तो ये क्या है, चलो समझते हैं। Where self-assessed tax or any amount collected at tax is not paid within 30 days from the due date of payment, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से 30 दिन के अंदर अगर तुमने टैक्स वगैरह नहीं पे किया, सेल्फ असेस टैक्स, तो उस केस में तुम पे पेनल्टी लग जाएगा 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। ये ऑलवेज लगेगा, ये वो ऊपर वाली पेनल्टी नहीं है, ये अलग है, ठीक है। सेल्फ असेस टैक्स आया, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आई, तुमने 30 दिन के अंदर नहीं पे किया तो पेनल्टी लग जाएगी। और सेक्शन 50 में इंटरेस्ट कब से लगता है, 30 दिन से नहीं, जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन अगर पे नहीं किया तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक 18% पर एनम से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने सेल्फ असेस टैक्स आया और आपने 30 दिन के अंदर पे नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। और इंटरेस्ट तो आप पे लगेगा ही लगेगा अगर आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से लेके टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक 18%। ये 30 दिन वाला क्राइटेरिया इंटरेस्ट में नहीं है, समझे अच्छे से, गुड, समझदार हो यार आप लोग, आपको कोई ऐसे थोड़ी पागल बना सकता है। आ जाओ, नो शो कॉज नोटिस इशूड, डिमांड ऑर्डर इनवैलिड, शो कॉज नोटिस नहीं आया, डिमांड ऑर्डर इनवैलिड। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कैन नॉट बी मोर देन मेंशन्ड इन शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस में 50,000 पेनल्टी था या इंटरेस्ट था, और जब डिमांड ऑर्डर आया तो उसमें तुमने 60,000 कर दिया, ना 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 ना, 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 50,000। रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं क्या, या 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं नोटिस को। अच्छा, इसमें एक मस्त वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट हो जाती है टाइपिंग एरर शो कॉज नोटिस में, ठीक है। डिपार्टमेंट हो जाती है टाइपिंग एरर शो कॉज नोटिस में, उनको मांगना होता है 10 लाख रुपए, वो मांग लेते 1 लाख रुपए, उनको मांगना होता है 10 लाख रुपए, वो मांग लेते 1 लाख रुपए। यहां हो गई टाइपिंग एरर। अब डिमांड ऑर्डर जब आया तो डिमांड ऑर्डर में उन्हें करेक्ट 10 लाख लिखा। अब एसएससी चला गया कंप्लेन करने, ठीक है, कि ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, 6 महीना नहीं हुआ था तब तक, तो डिपार्टमेंट क्या किया, रेक्टिफाई कर दिया अपने शो कॉज नोटिस को और 1 लाख को कर दिया 10 लाख। तो बाद में कोर्ट में ये एक्सेप्ट हो गया कि हाँ क्लैरिकल एरर की वजह से ये हुआ था, तो ये एक्सेप्टेड है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना क्वेश्चनर से। अगर इंटरेस्ट स्पेसिफाई कर दिया शो कॉज नोटिस में बट फाइनल ऑर्डर में नहीं लिखा किसी कारणवश, ठीक है, शो कॉज नोटिस में इंटरेस्ट लग के आया था, फाइनल ऑर्डर जब आया तो उसमें नहीं लिखा, तो इसका क्या मतलब, इंटरेस्ट नहीं देना है, ना 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 ना, इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा। अगर शो कॉज नोटिस में इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है फिर भी तुमको इंटरेस्ट, डिमांड ऑर्डर में अगर इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है फिर भी तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर शो कॉज नोटिस में इंटरेस्ट लिखा हुआ है। हालांकि जितना शो कॉज नोटिस में लिखा है उससे ज्यादा डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देख लेना क्वेश्चन में। एक क्लैरिफिकेशन है, 73 वाले को सिर्फ फॉर्म जीएसटी 3 भी अगर डिले फाइलिंग कर दियो तो 73 को इन्वोक मत करना, ठीक है, सिंपल है। आ जाओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। इसको मैं वापस से आप लोग के लिए सॉल्व करता हूं, चलो आ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आएगा इसको करने में। ग्रीन से करते हैं तो शो कॉज नोटिस आया इसको 31 जनवरी 2021, ठीक है। और कांड कब का है, इसका कांड है 1/7/2017 से लेके 31/12/2017। अब शो कॉज नोटिस आया है सेक्शन 73 में, 73 कौन सा, नॉन एफएमएस का केस। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले इसका फाइनेंशियल ईयर लिखो। तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या आ रहा है अपना, 17, यानी 17-18 है इसका फाइनेंशियल ईयर, राइट।
1718। तो ये एंड कब हो रहा है? ये एंड हो रहा है 31 मार्च को 2018, यहाँ पे एंड हुआ। अगर ये यहाँ एंड हो रहा है तो इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो इसका एनुअल रिटर्न कब तक लगेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर 2018। 73 का केस है तो 3 साल तक आ सकता है, तो इसका 3 साल कब तक होता है? 31 दिसंबर 2018 हो गया। देखो 19, 20, 21, 31 दिसंबर 21, ये हो गया डिमांड ऑर्डर का डेट। ठीक है, तो शो कॉज नोटिस का डेट क्या होगा? शो कॉज नोटिस कितने दिन के अंदर आती है? छोटा मोटा केस है 73 वाला, तो 3 महीना में कारण बता ही देगा, तो 3 महीना कम कर देते हैं। तो इसमें अगर 3 महीना कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना अपना आ जाएगा 30 सितंबर 2021, राइट। यानी शो कॉज नोटिस कब तक आ जाना चाहिए? शो कॉज नोटिस आ जाना चाहिए 31 सितंबर 2021 तक। अगर तुम्हारा शो कॉज नोटिस यहां तक आ जाना चाहिए और तुम्हारा शो कॉज नोटिस आया कितना है? 31/1/2021, तो काफी पहले आ गया, विद इन टाइम है। तो इज द नोटिस टाइम बार्ड? नो। तो 30 सितंबर 2021 तक आ जाना चाहिए था नोटिस। नोटिस इज नॉट टाइम बार्ड, क्योंकि नोटिस आ गया था अपना 31 जनवरी 2021 तक। वेरी गुड, वेरी इजी। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको एकदम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो गलती कभी भी नहीं करोगे। सो दैट्स इट दोस्तों, यहाँ पे अपना खत्म होता है डिमांड एंड रिकवरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोग को बहुत मजा आया होगा पढ़ के, जो कि मुझे तो बहुत मजा आ गया आप लोग को पढ़ा के। क्वेश्चन भी अपने कर ही लिए। क्वेश्चन यार से तुम एक बार इसके क्वेश्चन बना लेना, कंसाइज बुक से पढ़ लेना, एक और बार वीडियो देखनी है तो देख लेना। आज अपने खत्म किए अपील एंड रिविजन एंड डिमांड एंड रिकवरी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोग छोड़ देते हो, छोड़ना मत, इससे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। डिमांड एंड रिकवरी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। चलो टाटा बाय बाय, और 1.5 वाले जो देख रहे हो कभी कभी स्लो में भी देख लिया करो। चलो बाय बाय।